राजनीतिनामा बिहार का इसके नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार विजय। 10 मार्च को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि है। इनके जन्म तिथि के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि स्कूल के ज़माने में ही इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में अपने को न्यौछावर कर दिया। तो इनकी पुण्यतिथि हम लोग जहाँ भी संभव होता है मनाते हैं प्रतिभा सिंह के सौजन्य से। तो आज हम उसी शेरे साहबादी सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जो किसानों के जननायक कहलाए, उनकी कुछ अनकही कहानियों और डुमरांव के विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री तक के सफ़र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 10 मार्च को उनकी पुण्यतिथि है। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह कुछ जो स्लाइड्स में ग्रामेटिकल एरर हैं वो AI का बनाया हुआ है, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि अगर वहाँ कुछ भी ग्रामेटिकल एरर है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे तो उसको सुधारते हुए बोलेंगे। तो इनके एक राजनीतिक सफ़र पर हम लोग धीरे धीरे नज़र डालेंगे। बिहार के एक मुख्यमंत्री बने थे 1969 में और इनको एक कुशल प्रशासक कहा गया, दृढ़ निश्चय नेता कहा गया, स्टील फ्रेम नेता कहा गया है। और दृढ़ निश्चय नेता थे, सिद्धांत के पक्के राजनेता थे। कभी किसी ने किसी भी मुद्दे पर इन्हें झुकते हुए नहीं देखा था और उनकी इसी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता ही थी जिससे वो बिहार के सर्वोच्च पद पर पहुँचे, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। और कुर्सी कभी इनके लिए टारगेट नहीं रहा, कुर्सी कभी इनके लिए आकर्षण नहीं रहा, वो जीवन का एक हिस्सा रहा। कुर्सी से चिपकने वाले जो आज के नेता हैं उसके लिए कुछ भी कर सकने का काम करते हैं। इनका जब आप पॉलिटिकल कैरियर देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि इस तरह के भी नेता होते थे क्या, जहां आज मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे कर्म कुकर्म लोग कर रहे हैं, अपने नई पीढ़ियों को, अक्षम लोगों को भी, निकम्मे लोगों को भी मुख्यमंत्री और सब कुछ बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। वहाँ सरदार साहब के कैरियर को देखते हुए आपको लगेगा कि इस तरह के नेता भी होते हैं क्या। और शायद इस तरह के लोग ही रहे कि भारत में डेमोक्रेसी और मजबूत रही, या आज़ादी की लड़ाई लड़कर अंग्रेज़ों को, इतने मजबूत अंग्रेज़ों को हम भारत से बाहर करके अपने देश के लिए आज़ादी ले पाए। और आज जिस तरह का माहौल है, लगता है कि यहाँ के लोग अंग्रेज़ों से ही समझौता कर लेते कि भाई तू भी रहो हम भी रहे, दोनों आदमी मिलकर लूटते। तो वैसे ही आज़ादी के उस तरह के शेर, स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतों के पर अड़े रहने वाले स्टील फ्रेम नेता के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम सरदार हरिहर प्रसाद सिंह था। सरदार साहब का जन्म स्थान डुमरांव जिला का जो डुमरांव है, ज़िला बक्सर है, पहले इसे शाहाबाद कहा जाता था। और डुमरांव का चौगाई गांव है, आज के ज़माने में वो प्रखंड भी है। तो डुमरांव विधानसभा, डुमरांव अनुमंडल, चौगाई ब्लॉक का चौगाई गांव ये इनका गांव है। इनकी पहचान एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर रही, किसान नेता के तौर पर रही। और सरदार साहब एक ज़मीन से जुड़े सच्चे जननायक की तरह थे। उनको गांव में ज़्यादा मन लगता था शहर के मुकाबले। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि और इनका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। ये लोग भी ज़मींदार फैमिली में थे, लेकिन वैसे ज़मींदार थे जिन्होंने ज़मींदारी से चिपके रहने के बदले आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंक दिया। झुकने वाले नहीं, कुंवर सिंह की धरती पर रीढ़ सीधी करके लड़ने वाले उन राजपूत फैमिलीज़ में इनका नाम आता है जो अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं, चाहे जितना भी त्याग बलिदान करना पड़ा। और जैसे मैंने कहा कि वो 1969 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे। इनके पॉलिटिकल सफ़र के बारे में मैंने कहा था कि 1937 में भी चुनाव लड़े प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत, तो सासाराम ग्रामीण से लड़े थे और 77 तक ये उस राजनीति में रहे हैं। हम शुरू करते हैं इनका असहयोग आंदोलन से।
आपको यहीं पर बता दें कि सरदार साहब जिला स्कूल आरा के छात्र थे और कहा जाता है कि कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था। उसमें जब कांग्रेस के लोग दिल्ली और दूसरे जगहों से जा रहे थे तो आरा स्टेशन पर इन लोगों ने, इनकी छात्रों की टोली ने कलकत्ता जा रहे कांग्रेस के सदस्यों का स्वागत किया था। वहाँ से इनके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलनी शुरू होती है। स्वाभाविक है कि आज़ादी की लड़ाई में स्कूल की पढ़ाई छोड़ दिया। आरा में इन लोगों का अपना भी घर था, सब कुछ था, इस्टेब्लिशमेंट था और घर के लोग बहुत नाराज़ हुए, लेकिन इन पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और आज़ादी का इस तरह का नशा छाया। देश धरती माता के सेवा करने का, धरती माता के जंजीरों में बंधे रहने की उस विरह को ये नहीं झेल पाए और आज़ादी की लड़ाई को इन्होंने अपने कैरियर के मुकाबले बेहतर माना। जब देश के सम्मान के लिए, देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हुए, उस समय गांधी का युग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आ चुका था। गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित सरदार साहब आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। जब असहयोग आंदोलन 1920-22 का हुआ, उस दरमियान भी शाहबाद क्षेत्र में, आज के बक्सर जिला और भोजपुर ज़िले में वो काफ़ी सक्रिय रहे, युवा नेता थे। गांव-गांव घूमकर उन्होंने लोगों में गांधी जी के संदेशों को पहुंचाने का प्रयास किया और बहिष्कार हो, स्वदेशी का प्रचार प्रसार हो, सभी में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। तो जिस क्षेत्र में थे उनके अपने लोग भी थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गांव-गांव जाते थे, गांव के लोगों को गांधी जी के संदेशों को पहुंचाते थे। उस ज़माने में गांधी जी के संदेशों को गांव में ले जाना भी मुश्किल था, लेकिन जिस तरह से ये भाषण देते थे, जिस तरह से इनका कम्युनिकेशन स्किल था, इसका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ता था और लोग इनसे काफ़ी प्रभावित होते थे। तो धीरे धीरे इन जैसे नेताओं के माध्यम से, और भी नेता लोग थे, उनके माध्यम से गांधी का संदेश निचले स्तर तक पहुंचने लगा था। गांधी ने नशाबंदी और सामाजिक सुधार, जो गांधी का कॉन्स्ट्रक्टिव कार्यक्रम था, रचनात्मक सुधार था। जैसा हम लोग जानते हैं कि गांधी ने पहली बार असहयोग आंदोलन के दौरान छुआछूत को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। सरदार साहब ने इस मुद्दे को भी गांव-गांव पहुंचाया, हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को गांव-गांव पहुंचाया और सामाजिक सुधार के मुद्दों पर भी गांधी जी के आदर्शों को गांव-गांव ले गए। फिर इसी पीरियड में जब कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम तो हुआ ही, इसी पीरियड में जब डायरकी के तहत चुनाव भी हुआ, तो उस क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार खड़ा हुए 1923, 1926, 1930 के चुनाव में सरदार साहब ने उन सारे उम्मीदवारों को उस क्षेत्र में काफ़ी सहयोग किया। अनुग्रह बाबू वगैरह लिखते हैं कि किस तरह से सरदार साहब ने उस क्षेत्र में कांग्रेस, उस समय स्वराज दल था, उसके उम्मीदवारों को जिताने में अहम भूमिका निभाई। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उस ज़माने तक सरदार साहब एक प्रखर नेता के रूप में उस क्षेत्र में उभर चुके थे और इन्हें सरदार की उपाधि मिल चुकी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरदार की उपाधि सरदार साहब को क्यों मिली, क्योंकि ये हरिहर प्रसाद सिंह जी थे और इन्हें सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जी कहा जाता है। इसके बारे में 2-3 सिद्धांत अलग अलग जगह है, कोई ऑथेंटिक फाइनल नहीं है कि कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि यही बात था ही। लेकिन एक कहा जाता है कि उस ज़माने में किसानों के बीच में इस तरह से लोकप्रिय थे और उनके मुद्दों को इस तरह से लेकर चलते थे, उनका नेतृत्व इस तरह से प्रदान करते थे और जमींदार फैमिली से होते हुए भी जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों को सहयोग करते थे, उनकी आवाज़ उठाते थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि जनता ने ही इन्हें कहा कि यही मेरा सरदार है, यही मेरा नेता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब सरदार साहब अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने गए थे अपने नौजवानों की टीम के साथ, तो वहाँ उन्होंने अपने टीम और जो जिम्मेदारी मिली उसका इस तरह से नेतृत्व ग्रहण किया और इस तरह से काम किया कि लाला लाजपत राय ने इनको सरदार की उपाधि दी। ललन टॉप एक चैनल है जो आप देखते होइएगा, तो उन लोगों का कहना है कि शाहबाद या जमींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट जहाँ भी लागू था, वहाँ पर एक सनसेट लॉ लागू होता था, सूर्यास्त का नियम। यानी ज़मींदार हो या किसान हो, उन्हें निर्धारित दिन को सूर्य अस्त होने से पहले
अपना कर जमा कर देना होता था, भूमि कर। ऐसा नहीं करने पर किसानों की खेत ज़मीन से भी वो हाथ धोते थे, और अगर ज़मींदार भी ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी ज़मींदारी भी चली जाती थी। इसलिए ज़मींदार किसानों से कर वसूली में बहुत ही कड़ाई करते थे। उन लोगों का कहना है कि किसान लोग पोटली या पोटरी में रुपया पैसा बांधकर किसान लोग ज़मींदार के पास पहुंचते थे, वहां जमा करते थे। अगर पैसा थोड़ा भी कम रहा तो ज़मींदार उन पर बहुत अत्याचार करते थे। सरदार साहब ने और एक रघुवंश बाबू भी नेता थे उस ज़माने में, इन दोनों ने ज़मींदारों के इस क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ किसानों को एकजुट किया, नेतृत्व किया। और उसके बाद जब गांधी जी उस एरिया में पहुंचे तो उनसे इनका परिचय करवाया गया। गांधी जी इनसे बड़े प्रसन्न हुए और गांधी जी ने इनको, सरदार साहब हरिहर बाबू को और रघुवंश बाबू को कहा कि अब से तुम इस एरिया में सरदार हो, यानी किसानों के नेता हो, और तुम ही इन लोगों को लीड करना। तो कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से इनके नाम के साथ सरदार जुड़ा। चाहे जिस कारण से भी सरदार जुड़ा, सरदार जुड़ने का मतलब था कि इन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता की छाप वो जिससे मिले उस पर डाला। तो किसानों ने दिया हो, लाजपत राय ने दिया हो या गांधी जी ने दिया हो, ये इनकी योग्यता को रिकॉग्नाइज करने का ही उदाहरण है, कारण चाहे जो भी रहा हो। नमक सत्याग्रह के ज़माने में उन्होंने पूरे शाहबाद में लोगों को ऑर्गेनाइज किया। हर क्षेत्र में वो घूमते थे और नमक कानून को कई जगह तोड़ा गया। हालांकि उस इलाके में नमक बनाने का कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, क्योंकि समुद्र का तो पानी है नहीं, तो कानून तोड़ना था। तो बहुत सारे इलाकों में करबंदी कानून तोड़ा गया, नो टैक्स। बिहार के कुछ इलाकों में चौकीदारी टैक्स नहीं देने का काम हुआ। तो डिसओबे करना है, उल्लंघन करना है, तो सरकार के किसी न किसी कानून का उल्लंघन हुआ। उसी ज़माने में कहा जाता है कि नमक सत्याग्रह कहलाया। तो सरदार साहब और इनके लोग नमक की पुड़िया बनाकर गांव-गांव जाते थे और वो बेचते थे, उससे चंदा भी आता था। तो सरकार के माध्यम से नहीं लेकर ये लोग गांव-गांव में घूमकर एक सिंबॉलिकली इस तरह का काम करके लोगों में जन जागरूकता लाते थे। इनकी गतिविधि इतनी ज़्यादा होती थी कि सरकार इनसे बराबर परेशान रहती थी। इस दरम्यान कई बार ये प्रशासन के द्वारा पकड़े गए, जेल भी भेजे गए। लेकिन डुमरांव और आसपास के इलाके में जो इनका अपना क्षेत्र था, इनकी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। और शराबबंदी हो या विदेशी कपड़े या वस्तुओं की दुकानों का बहिष्कार हो, इन सभी में इन्होंने अपनी युवा टोलियों को जमा करके मोहल्ले मोहल्ले जाकर इन चीज़ों को काफ़ी लोकप्रिय बनाया और गांधी जी के उद्देश्यों को, गांधी जी के लक्ष्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों को आम आदमी तक पहुंचाया। गांधी जी के सिद्धांतों की तरह ही आप इनका जहाँ भी ड्रेस देखते हैं, जो भी देखिएगा, वो खादी ही पहनते थे शुरू से ही। और गांव में भी वो खादी वस्त्र में ही, जो गंजी हाफ होता था, बंगला गंजी कहलाता था, पॉकेट होता था, उसी तरह की चीज़ों में ये हमेशा रहते थे। और कभी भी इनको किसी ने किसी दूसरे ड्रेस में नहीं देखा। गांधी के आदर्शों पर हमेशा खादी वस्त्र का ही इन्होंने धारण किया, ये हमेशा देखा गया। तो इस दौरान ये कई बार जेल भी गए। जेल जाने से कभी ये डरे नहीं, चाहे जेल में कारावास में इनको प्रताड़ित किया हो या कुछ भी किया हो, सभी सरकार के, अंग्रेज़ों के जुल्मों को इन्होंने सहा, देश की खातिर, अपने राज्य की खातिर, अपने लोगों के खातिर। इस समय इनका गांव जो चौगाई था, क्रांतिकारियों का एक अड्डा बन गया था और यहाँ पर क्रांतिकारियों को छुपने का, रहने का, खाने का सब व्यवस्था हो जाता था, चूँकि गांव ही था। और यहीं बैठकर बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई जाती थी। और यहाँ पुलिस आई भी और कोई आया भी तो छुपने छुपाने के बहुत सारे जगह थे, क्योंकि सारे लोग अपने थे। तो चौगाई उस समय एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा था इनके लिए। लगानबंदी आंदोलन इनके द्वारा बहुत काफ़ी, नो टैक्स कैंपेन इस पीरियड में चला ही था और ये बड़े सक्सेसफुली इस एरिया में चलाया गया। किसानों को लामबंद किया गया और ज़मींदारों को और अंग्रेज़ों को टैक्स न देने के लिए इन्होंने किसानों को प्रेरित किया। इन्हें काफ़ी सफलता मिली उस ज़माने में भी। तो सरदार साहब का काम उस ज़माने में लगा रहा। जब 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस हुआ, गांधी भी जितना सक्रिय रहे इस एरिया में, अपना ये लोग भी सक्रिय रहे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसके तहत 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के लिए चुनाव
चुनाव आयोजित हुआ। 1937 में सरदार साहब सासाराम ग्रामीण से विधानसभा के लिए चुने गए, यानी सरदार साहब बिहार विधानसभा प्रथम विधानसभा से ही सदस्य बने और 1937 में चुनकर आए। और सरकार में ऐसा कोई मंत्री तो नहीं, लेकिन सरकार में एक नौजवान और एक सक्रिय विधान पार्षद के रूप में इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया और काफ़ी वोकल रहते थे। किसानों की समस्याओं को उठाने के, मजदूरों की समस्याओं को बराबर उठाते रहते थे। इसलिए सरदार साहब एक विधान पार्षद के तौर पर भी काफ़ी सफल व्यक्ति रहे। इसके बाद जब 1939 में वर्ल्ड वार हुआ, गांधी जी के आह्वान का इन लोगों ने जो भी आह्वान हुआ, गांधी जी के सिद्धांतों पर अपने क्षेत्र में बराबर अटल रहे और काम करते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी भूमिका अहम रही और उस ज़माने में सरदार साहब ने इस तरह का रोल निभाया कि इनको शेरे बिहार भी लोग कहने लगे, क्योंकि इनकी भूमिका बहुत ही आक्रामक होती थी, प्रभावशाली होती थी। और उसी ज़माने में जब अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया और ये नहीं पकड़ में आए तो इनके घर को भी जला दिया गया था चौगाई में। शाहबाद में इस तरह का आंदोलन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि सरकारी दफ्तर हो, रेलवे स्टेशन हो, टेलीफोन लाइन हो, क्योंकि बगल में ही बलिया है। बलिया में आप जानते हैं कि 1942 के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार बनी। सरदार साहब ने भी एक प्रयास किया था कि इधर एक पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार बने और कुछ हिस्सों में क्रांतिकारियों ने इस तरह से अपना पकड़ बना लिया था कि पुलिस प्रशासन को वहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो गया था और अंग्रेज़ों का शासन को इन लोगों ने कुछ दिनों के लिए पंगु बना दिया था शाहबाद के क्षेत्र में। इसी क्रम में डुमरांव थाने पर झंडा फहराने के क्रम में 16 अगस्त को वहाँ के कई कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई। जिस तरह से पटना में 7 लोग शहीद हुए, उसी तरह से डुमरांव में भी झंडा फहराने के क्रम में कई लोग वहाँ शहीद हो गए। उस शहादत देने वाले लोगों के इनके मित्र शामिल थे, रणनीतिकारों में ये भी शामिल थे। लेकिन इस घटना ने पूरे शाहबाद में क्रांति की भावना फैला दी और सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों में बहुत उत्तेजना फैली और एंटी अंग्रेज़ भावना बहुत तेज़ी से फैली। फिर सरदार साहब उस पीरियड में गिरफ्तार हो गए। शुरुआत में उन्हें बक्सर जेल में रखा गया और बाद में फिर इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां जयप्रकाश नारायण भी थे, अनुग्रह बाबू थे, श्री बाबू थे। इन सभी लोगों के साथ वहां हजारीबाग जेल में रहे। सभी बड़े नेताओं से इनकी नज़दीकी उस ज़माने में बढ़ी। इसके बाद सरदार साहब का कई मामलों में इस पीरियड में भूमिगत भी काम रहा था गिरफ्तार होने से पहले, और कई बार किसानों के भेष में इधर उधर घूमते रहते थे, लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन के प्रेरित करते रहे। इस पूरे आंदोलन में सरदार साहब का योगदान काफ़ी उल्लेखनीय रहा। फिर जब जेल से नेताओं को रिहा किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इन्हें भी जेल से रिहा किया गया। और फिर उस समय अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने के लिए अपना रास्ता बनाया, कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में विधानसभाओं के चुनाव आयोजित हुए 1946 में। 1946 में सरदार साहब आरा सदर से चुनाव जीते। आरा शहर जो सदर अर्बन एरिया कहलाता है, वहाँ से 1946 में विधानसभा के लिए चुनाव जीते, विधानसभा गए। और फिर जब 1952 में 51 में जब स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव हुआ, तो डुमरांव विधानसभा जो उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़े और फिर बिहार विधानसभा में प्रवेश किए। यानी अब तक जो भी चुनाव 3 आयोजित हुए, सभी चुनावों को लड़ा और बिहार विधानसभा में गए। बिहार की राजनीति में इनको श्री बाबू के गुट का माना गया और उनके साथ रहते थे। उस समय जातिवाद की कोई ऐसी भावना नहीं थी, जो आदमी का जहाँ जो इच्छा हुआ। तो सरदार साहब 1957 में पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के कारण इनका टिकट काट दिया गया। सरदार साहब आन बान शान वाले आदमी थे और ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए।
निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद मात्र 200 के आसपास वोटों से वो चुनाव हारे थे और उस पर एक मुकदमा भी हाई कोर्ट में हुआ था, लेकिन वो लंबा चला। लेकिन उस पीरियड में ये चुनाव 200 वोटों से हार गए। तो आज भी इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन उस ज़माने में भी सरदार साहब का टिकट 1957 के चुनाव में काट दिया गया। 1960 में फिर विधान परिषद में चले गए और 66 तक विधान परिषद में वो रहे। विधान परिषद में रहने के बाद 1967 का विधानसभा चुनाव हुआ। 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डुमरांव से फिर लड़े। पार्टी के उम्मीदवार रही, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े और चुनाव जीत गए। यह समय कांग्रेस के अवसान का समय था। इस समय शोषित दल की सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी और उसमें कुछ दिनों के लिए कृषि मंत्री रहे। और कृषि मंत्री के तौर पर, चूँकि शुरू से ही मैंने कहा कि किसानों के समस्याओं के प्रति समर्पित व्यक्ति थे, इसलिए लोगों ने इनको कृषि मंत्री भी बनाया और कृषि मंत्री के तौर पर तकावी ऋण माफ़ किया। आगे भी चलकर जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो भी किसानों के लिए कई काम इन्होंने किया। तो निर्दलीय चुनाव लड़े, कृषि मंत्री बने, फिर लेकिन चुनाव का दौर, सरकारों का दौर लगातार बदलता रहा। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 1969 में फिर से चुनाव हुआ। तब तक इन्हें कांग्रेस ने अपने में मिला लिया था, या कांग्रेस के लोगों ने कहा, रिक्वेस्ट किया, ये फिर से कांग्रेस में चले गए। 1969 में ये डुमरांव विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में कांग्रेस का स्थिति काफ़ी खराब हो चुका था और कांग्रेस अब चुनावी रणनीति में आगे नहीं थी। इस पीरियड में कांग्रेस को 118 सीट मात्र मिला, जो बहुमत के लिए 160 सीट चाहिए था, उससे काफ़ी दूर थी। लगभग 42 सीट कांग्रेस दूर थी। उस समय कांग्रेस के अंदर में चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी, श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी, तो पुराने और नए कांग्रेसियों के बीच द्वंद्व चल रहा था। उस द्वंद्व की छाया बिहार पर भी पड़ रही थी और इसके पहले ही बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का टिकट यहाँ काट दिया गया था। सरदार साहब का पॉलिटिकल कैरियर बहुत बड़ा था और ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति के लिए जाने जाते थे। धीरे धीरे सारे लोग, जिसमें सत्येंद्र बाबू थे और भी लोग थे, ये सभी इस बात के लिए तैयार हुए कि हाँ, सरदार साहब को ही मुख्यमंत्री के तौर पर लाया जाए। फिर अंदर में सारी एकता हुई। हालांकि दारोगा प्रसाद राय जी और बहुत सारे लोग सरदार साहब के मुख्यमंत्री बनने के विरोधी थे, लेकिन अंततः मामला उन्हीं पर आकर सिमटा और सरदार साहब को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सभी लोगों में आई बात। अंततः 26 फरवरी 1969 को सरदार साहब ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। और उस पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अंदरूनी खींचतान इतनी थी कि सरदार साहब को अकेले मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। बाद में फिर और धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, लेकिन राजा कामाख्या नारायण जी के मुद्दे पर फिर विवाद हुआ, क्योंकि कामाख्या नारायण जी की पार्टी ने सरदार साहब, उनके 14 विधायक थे, 14 विधायक से इन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन फिर विवाद बढ़ा तो कामाख्या नारायण सिंह जी ने, रामगढ़ के राजा थे, उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। फिर उनकी पत्नी कैबिनेट में आई, लेकिन उस पर भी विवाद होता रहा। ये तो उसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में 26 फरवरी वाले 26 फरवरी को ये वीडियो डाला गया है, उसके बारे में हमने बताया है जितना हो सकता है हमसे। ये सरदार साहब का चित्र है जब ऑफिस में वो बैठे हों लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, लोगों के साथ किस सहजता के साथ मिलते थे। आगे पीछे आप देख लीजिए कि किस तरह के लोग हैं। और आज किसी मुख्यमंत्री से आपको मिलना हो, साधारण नेता से भी मिलना हो, तो आज का सीन खुद आप देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति लोगों की हो जाती है। तो फिर से 1972 का चुनाव डुमरांव विधानसभा से जीता, लेकिन तब तक सरदार साहब, सत्येंद्र बाबू लोग कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में चले गए थे। इस समय कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। इंदिरा जी की कांग्रेस अलग थी और मुरारजी भाई और अन्य जो पुराने कांग्रेसी थे उनकी पार्टी अलग हो गई। हालांकि इंदिरा जी ने प्रयास किया था कि सरदार साहब उनके साथ ही रहे, लेकिन सरदार साहब ने
कांग्रेस को पुराने नेताओं के साथ जाना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा, तो कांग्रेस ओ के टिकट पर 1972 में चुनाव जीते और इमरजेंसी आया। इमरजेंसी के दौरान इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इनको हाउस अरेस्ट रखा गया, लेकिन बाद में चूँकि तबीयत वास्तव में ख़राब थी तो फिर पुलिस का पहरा वहाँ से उनके घर से हटा लिया गया। उस ज़माने में बोरिंग रोड में ही एक किराए के मकान में सरदार साहब रहते थे। 77 में जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी की सरकार जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग चुनाव जीत गए, लेकिन ये घोर आश्चर्य की बात थी कि 1977 में सरदार साहेब डुमरांव विधानसभा से चुनाव हार गए। इस बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें की जाती हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के एंगल को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरदार साहब मुरारजी भाई के काफ़ी नज़दीक थे। सरदार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी नेता के मुकाबले अनडिस्प्यूटेड था, क्लीन था, आरोपहीन था। किसी तरह का आरोप इनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर ज़िंदगी में कभी लगा नहीं था। इसलिए संभवतः केंद्रीय नेताओं का मन था और किसी विवाद में पड़ने वाले आदमी नहीं थे। जो सीधा सीधा निर्णय जो जनहित में होता था वो लेने वाले आदमी थे। तो संभवतः जिन लोगों को मुख्यमंत्री पद की लालसा रही होगी और एक षड्यंत्र का एंगल डिनाई नहीं किया जा सकता, 1977 का चुनाव सरदार साहब हार जाते हैं और इसके बाद वो पॉलिटिकल मूवमेंट से अपने आप को हटा लेते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दुखदाई बात थी कि उस पीरियड में 77 में जब सब जीत रहे थे तो अपने होम टर्फ पर सरदार साहब हार गए। खैर उसके बारे में भी जानकारी हम लोग बाद में देखेंगे। तो शुरू में ही मैंने दिखाया कि सरदार साहब किस तरह के आदमी थे। सरदार साहब के पास पटना में कोई घर नहीं था। सरदार साहब अपने गांव के घर को भी मरम्मत नहीं करवा पाए थे जब तक वो थे। सरदार साहब पटना में भानु बाबू जो उनके पुत्र थे पीएमसीएच में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उसी घर के सरकारी घर के एक कमरे में रहते थे और उसी घर में उनकी मृत्यु भी हुई। जब भानु बाबू डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट थे, उसी घर में उनकी मृत्यु भी हुई। अपनी कोई गाड़ी नहीं थी उस समय। हालांकि जब इनकी मृत्यु हुई मृगेंद्र बाबू विधानसभा के सदस्य बन चुके थे, पोता, बेटा नहीं पोता, लेकिन उसके बावजूद इनकी अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। उल्टे आरा में जितनी संपत्ति थी लगभग बिक गई विभिन्न चुनावों को लड़ने में। आरा में अच्छी खासी, शहर में अच्छी खासी संपत्ति थी। तो उस तरह के लोग आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। हो सकता है कि इसीलिए सरकार को उनका भी कोई ख्याल ना हो। सभी लोगों के पुण्यतिथि को मनाया जाता है, लेकिन इनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम अभी नहीं होता है। सरदार साहब का जीवन दलितों, पिछड़ों के हकों की लड़ाई के लिए रही। शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़े। सरदार साहब उषा रानी स्कूल है डुमरांव में, उसके सचिव थे, संस्थापक सचिव रहे थे। डुमरांव में महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई, उसके संस्थापक सचिव थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका योगदान काफ़ी रहा। इनके घर पर कोई भी आ जा सकता था, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। जब फुर्सत में होते थे गांव में रहते थे और ऐसे ही घूमते रहते थे गांव में आम आदमी की तरह। तो जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, कृषि मंत्री रहा हो, इतनी बार विधायक रहा हो, उसका जीवन इतना सिंपल था कि हम लोगों ने भी देखा है और हम लोगों ने भी उनसे बात किया है। वो कभी किसी को तुम नहीं बोलते थे, हमेशा भोजपुर की भाषा में रउआ बोलते थे। आप 5 साल के बच्चा हो या 75 साल के आदमी हो, आपको वो आप या रउआ ही बोलेंगे। तो इस तरह की उनका संस्कार था, उस तरह का उनका तरीका था कि कभी भी वो किसी के लिए मुश्किल का काम मुश्किल नहीं बन पाए, सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। उनका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन किसी भी के लिए एक अमिट छाप है, एक प्रेरणा स्रोत है, लेकिन आज के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इस तरह के जीवन को कोई नहीं जीना चाहता है, जहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं, जहाँ कोई भी उस तरह की बात नहीं। उस पीढ़ी के नेता थे सरदार साहब, सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जी, और उन्हीं के पौत्र ये अमरिंदर बाबू हैं जो उनकी परंपराओं को आगे ले चले। हालांकि कांग्रेस में थे, लेकिन अमरिंदर बाबू शुरू से ही
जनसंघ में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे और उस पार्टी को अपना खून पसीना अमरिंदर बाबू ने दिया है। और आरा से 2000 में विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ भी लहराया। मूलतः झारखंड के बहुत बड़े नेता थे। इनका दुर्भाग्य था कुछ कारणवश इन्हें इस एरिया में भेज दिया गया। अदरवाइज झारखंड के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींचने का, पानी पटाने का, उसे पौधा से पेड़ बनाने में एक बड़ा योगदान था। संभवतः ये भी आज की राजनीति में बहुत फिट नहीं कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से नहीं चलते हैं, क्योंकि आखिर में सरदार साहब के पौत्र हैं। इनका टिकट भी 2025 में पार्टी ने आरा से काट दिया। बहुत सारे लोगों को टिकट दिया लेकिन इनका टिकट काट दिया। सरदार साहब की परंपराओं को आगे बढ़ा रही हैं इनकी प्रपौत्री प्रतिभा सिंह। 2005 से ही डुमरांव विधानसभा के गलियों में घूमती हैं, लोगों के हर दुख सुख में शामिल होती हैं, लेकिन इनके भी सफलता का रेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी सरदार साहब की प्रपौत्री हैं। तो जब राजनीति में कोई आता है तो अपने पारिवारिक संस्कारों को लेकर आता है, सिद्धांतों को लेकर आता है। अब लगता है कि संस्कार और सिद्धांतों का राजनीति में कोई पूछ नहीं रही। नहीं तो इतना मेहनत करने वाले महिलाओं में किसी भी दल में हमें कोई भी नेत्री नहीं दिखती है जो ज़मीन पर और किसी क्षेत्र को पकड़कर, भले किसी को आप कहीं से लड़ा देते हैं, एयर ड्रॉप कर देते हैं, पैराशूट दे के पहुँचा देते हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में इतना ज़मीनी कार्य करने वाली कोई भी महिला नेता किसी भी दल में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, आप भी पता कर सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में असफल है सरदार साहब के। लेकिन कभी भी सरदार साहब के नियम, सिद्धांत, परंपराओं और उनके संस्कार से हिली नहीं और उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और इन्होंने ही लगातार इनके पुण्यतिथि को मनाने का काम किया है और इसके लिए इनका हम लोग राजनीतिनामा की तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं। और इतने बड़े व्यक्तित्व को लोगों के जनमानस में याद बनाए रखने के लिए प्रतिभा सिंह धन्यवाद की पात्र हैं। और आप सब लोगों को हम लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आपसे निवेदन करेंगे पुनः कि केवल देखिए नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।